जैसे ही शादी होती है हर लड़की समझ जाती है कि भैया अब तो रहन सहन पूरा ही बदलना होगा। रिंकी की भी शादी होती है और शादी के बाद बहू नहाए बिना किचन में मत जाना, और हाँ सुबह की आरती आज से तू करेगी और सबके खाना खाने के बाद ही खाना, समझी? जी ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी सब कुछ। कुछ दिन बाद बहू मेरे खाने में नमक कम और चाय में चीनी कम, ठीक है ना? जी पापा जी। भाभी वो मेरी अलमारी ठीक कर देना आज दोपहर को। बेचारी बहू सब करती रहती है, सहती रहती है। ससुराल की प्रथा को मानना ही उसका धर्म होता है। लेकिन फिर एक रोज, हाय रे न जाने क्यों भूख लगी जा रही है, क्या करूं? यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ना जल्दी से एक पराठा बनाकर खा लूं। बहू किचन में जाती है, खुद के लिए पराठा बनाती है और खा लेती है। लेकिन सास की नजर बहू पर पड़ जाती है। ये क्या बहू, हैं? ये क्या क्या खाई जा रही है, हैं? तू जानती है ना इस घर का रिवाज क्या है? अगर किसी को रोटी का आटा कम पड़ गया तो अरे गाय को ही दे देती। अगर इतने ही भूखे खानदान से आई है तो फिर खा लेती। माफ करिएगा माँ जी, क्या है ना नहाने के बाद भूख लगने लगती है तो रहा नहीं गया। बढ़िया ही रहा नहीं गया। सास बड़बड़ाती कमरे से निकल जाती है। तभी ससुर आ जाते हैं। अरे क्या बात है बहू, चाय में आज चीनी डाल दी, क्या हो गया? ध्यान कहाँ था? पापा जी ये चाय तो इनकी थी, आपने क्यों पी ली? आपकी चाय तो मैंने आपके कमरे में ही रखी है जहाँ रोज रखती हूँ। ओह अच्छा, वो क्या है ना, मैं आज कमरे से जल्दी बाहर आ गया था तो सोचा कोई बात नहीं। सास फिर से आ जाती है। अरे इसकी हिम्मत कैसे हो गई ये कहने की कि आपने कैसे पी ली? अरे घर के बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने? हाँ सही बोल रही हो भाग्यवान। अरे मैंने गलती से चाय पी भी ली तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया? बहू ये भाषा बड़ों से ठीक नहीं है। तभी सामने ननद आ जाती है, अजीब से वेस्टर्न कपड़े पहने। ये क्या पहना है अजीब सा, ये कॉलेज के लिए ठीक नहीं है। हाँ तू माँ है ना इसकी, जो ये क्या पहनेगी ये तू बताएगी हैं? वैसे बेटी भाभी सही बोल रही है, ये कपड़े कॉलेज के लायक नहीं है। क्या कैसी बात कर रही हो माँ? तुम खुद को देखो कैसे नौकरानी से कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती हो। अरे मैं तो दोस्तों को घर भी इसलिए नहीं लाती कि कहीं वो आपको देखकर ये ना सोच ले मैं कैसी औरत की बेटी हूँ। मैं कहाँ और आप कहाँ। सास को बेटी की बात का बुरा लगता है। बहू देखती है कि माँ जी परेशान हो रही है, वो जोर से ननद को डांटती है। कैसी बात कर रही हो? अपनी माँ पर हर किसी को फक्र होता है, न जाने कैसे कैसे हालात में वो हमें पालती हैं। माँ से सॉरी बोलो। कैसी बात कर रही हो बहू, सही तो बोल रही है मेरी बेटी, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। और हाँ भाग्यवान, शक्ल ना सही बात तो अच्छी कर लिया करो। सभी वहां से चले जाते हैं। पीछे रह जाती है बहू और सास। सास बहू को देखती है। बहू तो ठीक बोल रही है, घर की ये प्रथा नहीं होती कि कोई किसी को कुछ भी बोले। चल तेरी माँ ने कुछ तो अच्छा सिखाया है तुझे। बहू को लगता है कि सास उसके प्रति पिघल रही है, तो वो ससुराल में चल रही कठोर प्रथा को कुछ कम करेगी। लेकिन कैसे? फिर एक नई प्रथा। बहू क्या हो गया, कहाँ रह गई आज? बहू रात के कपड़ों में उलझे से बालों में खड़ी होती है। माँ जी उस रात को देर हो गई थी ना, सोने में फिल्म देख रही थी। क्यों क्या हो गया? हाय रे पाप लगेगा जैसे तेरे कर्म है। अरे घर में सबसे पहला स्नान घर की लक्ष्मी यानी कि बहू का होना चाहिए, तभी तो तू देर से नहाने लगी है और हम लोगों के घर का देख कर्जा कितना चढ़ गया। बहू हैरान, कर्जा? कौन सा कर्जा? ये जो लाल रंग की 4 पहिया है ना, इसी की EMI जाती है, कर्जा नहीं है तो और क्या है? पर माँ जी ये कर्जा नहीं होता है, कर्जे का मतलब होता है। तभी द ग्रेट ससुर की एंट्री होती है। अब बहू तू समझाएगी कर्जे का मतलब? हाँ ठीक ही तो है, कर्जा ही चढ़ा है और क्या। वैसा क्यों नहीं तू अपने पापा को बोलकर इसकी EMI खत्म करवा देती? हाँ पापा तो शादी के कर्जे में ही डूबे पड़े हैं। हाँ अब समझ में आया कर्जा क्या होता है। तेरे बाप का कर्जा कर्जा और हमारा EMI।
वाह बहू वाह, क्या बात कही है। बहू हैरान परेशान कि मतलब देश में जितने लोग ईएमआई दे रहे हैं इसके पीछे कारण उनके घर की बहुओं का सबसे पहले स्नान ना करना है। माँ जी, मैं कल से सबसे पहले नहा लूंगी। देर से समझ में आती है तुझे ससुराल की प्रथा, लेकिन चलो अच्छा है, समझ तो जाती हो। सभी अपने अपने रास्ते। बहू भी सुबह नहाकर पूजा करके सबको खाना खिलाकर खाना खाती और ससुराल की ये सबसे पहले की प्रथा का पालन करती। लेकिन फिर एक रोज, बहू, बहू कहाँ है? अब क्या हो गया, जाकर देखती हूँ। बहू ये देखो, ये है मेरे दूर के चाचा के बेटे का बेटा। वैसे तो ये मेरे बेटे जैसा है, और मेरा बेटा वो भी तेरे पति से बड़ा। तेरा क्या हो गया बताओ? माँ जी, ये कैसा सवाल है? आपका बेटा जो मेरे पति से बड़ा हो तो वो मेरे जेठ जी ही लगेंगे ना? बिल्कुल सही। तो बहू जेठ के सामने घूंघट करते हैं। हाँ, आज से ये जो चांद सा रोशन चेहरा दुनिया को दिखाती फिरती हो ना, उसे घूंघट से ढक लो। समझ गई? क्योंकि आज से ये हम लोगों के साथ रहेंगे। हाय रे फूटी किस्मत, सुबह नहाने में, सबके बाद में खाने में, और अब घूंघट। क्या करे ससुराल की प्रथा का। अब क्या था, सुबह उठकर नहाकर भले ही कितने ही जोर से भूख लगे पर सबको खिलाकर ही खाना है। और अब एक नई प्रथा का स्यापा, घूंघट। खैर बहू करे तो क्या करे, ससुराल की प्रथा है तो माननी तो पड़ेगी ना। अगले रोज से, और ये घूंघट की वजह से तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूं? सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ, क्या हो गया बहू? माँ जी कुछ नहीं दिख रहा, क्या बना रही हूँ, खाने में क्या डाल रही हूँ, कमरा कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वाह बहू, बस कर। अब बहाने भी ऐसे बना जो समझ में आए। कैसे नहीं दिख रहा? अरे हम तेरे जैसे थे तो डबल घूंघट लेकर भी सारा काम एक टांग पर खड़े होकर कर देते थे। डबल घूंघट? वो क्या होता है सासू माँ? ओहो, डबल घूंघट मतलब साड़ी का और ऊपर से शॉल का घूंघट। वैसे आज के ज़माने में जितनी सुविधा मिल जाए, लेकिन बहुओं को तो शिकायत रहती ही है। देख बहू, कोई बहाना नहीं चलेगा, सारा काम करना है और वो भी घूंघट में। बहू भी ठान लेती है कि शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। वो सारा काम करती है कि जेठ की आवाज़ आती है। अरे बहू रानी, जरा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ले आना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए बहू, आ बहू। बहू हाथ में गर्मा गर्म चाय लेकर नाश्ता लेकर आ रही थी, लेकिन घूंघट में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और ये क्या, अरे 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 अरे, बहू सारा सामान लेकर जेठ के ऊपर गिर पड़ती है। और जेठ उसका तो पूरा हाल गर्मा गर्म हो जाता है। भगवान बचा लो, भगवान। बहू घूंघट हटाकर जैसे ही जेठ के लिए दवाई लेने जाती है। बहू, ससुराल की प्रथा है कि जेठ के सामने घूंघट नहीं हटाना, दवाई घूंघट में ही लेकर आओ। क्या करती, सास की बात तो मान नहीं थी, सो वो घूंघट में ही दवाई ले आती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही दवाई लगाती है जेठ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे जल गया, ये क्या है, क्या है ये? अरे बहू, ये तो तूने जलन बढ़ाने और फफोले लाने की दवाई दे दी। माँ जी, आप ही ने तो कहा था ससुराल की प्रथा है कि घूंघट में ही दवाई लानी होगी। रुकिए, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, अब हिम्मत नहीं है मौसी, मैं चला, मैं यहाँ नहीं रह सकता एक और पल। जेठ तो गया और धीरे धीरे बहू को ये समझ में आ जाता है कि प्रथा जब तक किसी को नुकसान ना पहुंचाए बदली नहीं जा सकती। तो समझ गए ना? अब ना घूंघट, ना ही सुबह नहाना और ना ही सबके बाद खाना खाना। हाँ, अब तो ससुराल में प्रथा नहीं, बहू का आराम चलता है। हर घर में घर का एक बड़ा सदस्य ही घर का मुखिया होता है, पर क्या हो जब घर के मुखिया के हिसाब से हर व्यक्ति को चलना पड़े। ऐसा ही हाल था मोहन के घर में। मोहन अपने घर में सबसे बड़ा था, जिस वजह से सिर्फ घर में मोहन की ही चलती। मोहन अपने घर में अपने 2 बेटे, एक बहू और बीवी के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन
माँ जी आज एकादशी है और काफ़ी दिनों से घर में पूरी नहीं बनी, तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज कुछ अच्छा खाने को बना दिया जाए। इसी बहाने अपने घर में कुछ अच्छा भी बन जाएगा और अच्छा खाकर माँ को भी शांति मिल जाएगी। बहू, खीर पूरी तो मेरा भी बहुत दिनों से खाने का दिल कर रहा है, पर तू तो जानती है ना तेरे बाबूजी को शुगर है और खाना भी घर में उन्हीं के हिसाब से बनता है। एक बार तू बाबूजी से बात कर ले, अगर वो हाँ कर देते हैं तो वही बनाना जो तेरा दिल करे। पर माँ जी, बाबूजी मानेंगे मेरा? मतलब कि उनको शुगर है ना, तो वो मीठा कैसे खाएंगे? और मेरा तो ना खीर खाने का बहुत मन था, इसीलिए मैंने आपसे बात कर ली। आशा और काव्य आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मोहन उनकी बात सुनते हुए आ जाता है और गुस्से में अपनी बहू से कहता है, बहू, तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। ये जानते हुए कि मुझे डायबिटीज़ है, तुम खीर बनाने की बात कर रही हो। अब से इस घर में कभी खीर नहीं बनेगी। खीर बना तो क्या, खीर की बात तक नहीं होगी। जी जी बाबूजी, मैं समझ गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। काव्या अपने ससुर की बातों से डर जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। काव्या की एक छोटी सी गलती की सज़ा काव्या को तो मिलती ही है, पर साथ ही साथ पूरे घर वालों को भी। काव्या के खीर बनाने के बाद से मोहन खीर बनाने की मनाही कर देता है, जिसके बाद कभी भी काव्या के घर में खीर नहीं बनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन अपने घर में अपने छोटे बेटे रंजीत की शादी की बात करता है। रंजीत अब बड़ा हो चुका है, वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया है। यही सही उम्र है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी साल हम अपने छोटे बेटे रंजीत की भी शादी करवा दें। आप सही कह रहे हैं, हम सबकी भी यही राय है। वैसे क्या आपने रंजीत के लिए कोई लड़की देख रखी है? पर माँ बाबूजी, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी और मुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना है। बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के सामने इस तरह की बातें करते हुए? हमारे सामने खुद की शादी की बात कर रहे हो। देखो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, अच्छे घराने से है और तुम्हें पसंद भी आएगी। और इस घर में मेरी चलती है, मेरे हिसाब से ये घर चलता है, तो इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊँ उस दिन तुम सब अपनी चला लेना। और रही तुम्हारी शादी की बात, तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिससे मैं चाहूँगा। रंजीत अपनी इच्छा के बारे में बताता है, लेकिन मोहन उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे भला बुरा सुनाकर चला जाता है। मोहन अपने घर में किसी की नहीं सुनता था, वो सिर्फ अपने फैसले सुना दिया करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रंजीत की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती है। कोमल एक अच्छे घर से थी। रंजीत भी कोमल से शादी करके खुश था, पर बेचारी कोमल खुश नहीं थी, क्योंकि कोमल इस बात से अनजान थी कि उसके घर के सारे फैसले उसके ससुर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन, रंजीत, हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं। शादी के बाद तो हर पति पत्नी हनीमून के लिए कहीं बाहर जाते हैं और आपके घर में तो कोई नहीं कहता कि बहू, तुम्हारी नई शादी हुई है, अपने पति के साथ थोड़ा बाहर घूम फिर के आ जाओ। देखो, अब ना आपको बोलना पड़ेगा। इस घर में कुछ भी बोलना बेकार है। मेरी मानो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि तुम कभी इस घर की 4 दीवारी से भी बाहर आ पाओगी। अरे पर ऐसा क्यों? मैं यहाँ जब से आई हूँ मैंने यही देखा है, जो बाबूजी कहते हैं वही होता है। यहाँ तक कि घर में खाना भी उन्हीं के हिसाब से बनता है और कपड़े भी हमें बाबूजी के हिसाब से पहनने पड़ते हैं। अरे घर में हमारी अपनी खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं है। देखो, अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं खुद बात करूँगी। कर सकती हो तो कर लो और बदल के देख लो अपने ससुर के फैसले को। इतना बोलकर रंजीत अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर कोमल भी ठान लेती है कि अब वो अपने फैसले खुद लेगी और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएगी। इसीलिए वो पहली बार अपने ससुर के फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश करती है और घर में सभी के सामने अपने ससुर से अपने मन की बात रखती है। माफ़ करना बाबूजी, पर इस घर में आज मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जो किसी भी बहू बेटी ने नहीं बोला होगा। मेरी और रंजीत की शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर हम दोनों एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। इसलिए मैं उनके साथ कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और इसके लिए ना मुझे आपकी आज्ञा चाहिए, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के तो कुछ नहीं हो सकता। बहू, इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऊपर से हमसे ही आज्ञा मांग रही हो। अरे जब इस तरह की तुमने बात कह ही दी है तो खुद चली भी जाती ना। वैसे भी आजकल के बच्चे बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। पहले तुम्हारे पति ने और अब तुमने। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो हम तुम्हें इस घर की बहू कभी ना बनाते। और आशा, तुम
अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर अपनी छोटी बहू को इस घर के तौर तरीके सिखाओ। पर बाबूजी मैंने ऐसा क्या दिया है? हर कोई शादी के बाद बाहर जाता है। अगर आप लोग नहीं गए तो इसमें मेरी तो गलती नहीं है। आप अपनी पुरानी सोच को बदलिए और इस घर के इंसान को अपने फैसले खुद लेने दीजिए। यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है। मैंने इसे जोड़ा है, ना कि तुमने कल की आई लड़की ने। तुम मुझे नहीं बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सदियों से इस घर में मेरे फैसले चल रहे हैं और मेरा ही फैसला चलता रहेगा। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मोहन हर बार की तरह अपना फैसला सुनाकर चला जाता है और बेचारी कोमल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। समय यूं ही बीतता है और कोमल अपने ससुर के हर फैसलों से परेशान होने लगती है। अब उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। ऐसे ही एक दिन सावन का महीना चल रहा है। बहुत समय हो गया तुम लोगों ने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। हमने कुछ साड़ी वाले को घर में बुलाया है, जो साड़ी पसंद आए खरीद लेना। और ज्वेलरी वाले भी आएंगे, अपने लिए ज्वेलरी भी खरीद लेना। बाबूजी सब कुछ तो आपके हिसाब से होता है, फिर आप क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? क्यों साड़ी वाले और ज्वेलरी वाले को घर में बुलाया? आप खुद सबके लिए आते ना। आप जो लेकर आते हैं इस घर के लोगों को वही तो पहनना पड़ता है। अच्छा, हमने तुमसे कुछ कहा था कि नहीं? और लगता है तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। तभी तो छोटी बहू आज भी हमसे ज़बान चला रही है। देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की थी पर अभी वो नादान है। धीरे धीरे सब समझ जाएगी। बड़ी बहू, कोमल को कमरे में लेकर जाओ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। और काव्या बहू, इसे अच्छे से समझा देना कि तुम इसे कमरे में इसलिए लेकर जा रही हो ताकि आगे से छोटी बहू ऐसी गलती फिर दोबारा ना कर सके। मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने सिर्फ सच कहा है। अगर मेरे सच को आप गलती बता रहे हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ कोमल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये सारी बातें करने का वक्त नहीं है। प्लीज़ मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मेरे लिए। आशा के कहने पर नताशा अपनी देवरानी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे समझाने की खूब कोशिश करती है। कोमल, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो और वो भी खुले विचारों वाली। तुमने ऐसा घर परिवार नहीं देखा, इसलिए तुम्हें ऐसे घर में रहने की आदत नहीं है। पर बाबूजी इस घर के बड़े हैं, वो हमेशा सही फैसला लेते हैं। हमें उनके फैसलों की कदर करनी चाहिए। वो जो करते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो करते हैं। मैं जानती हूँ दीदी, बाबूजी सब कुछ हमारे लिए करते हैं और हमारा भला ही सोचते हैं, पर कई बार वो कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते और वो हमेशा अपने फैसले हम पर थोप देते हैं। वो क्यों नहीं हमें थोड़ी फ्रीडम देते? हम इस घर की चार दीवारी में कैद हैं। हम अपने हिसाब से अपनी पसंद का ना कुछ खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकते। कोमल, तुम इतना क्यों सोचती हो? एक बार इस घर में, इस घर के माहौल के अनुसार ढालने की कोशिश तो करो खुद को, पर तुम्हें भी आदत हो जाएगी और तुम्हें भी यहाँ अच्छा लगने लगेगा। सच में भाभी, आप ऐसा कह रही हैं? जहाँ तक मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और आपका सपना था नौकरी करने का, पर इस घर में आकर आप अपने सपने भूल गई और इस घर में नौकरानी बन गई। पर मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपका भी दिल करता है कुछ करने का, बाहर जाने का, घूमने का, पर आप इस घर की इज्जत और बाबूजी के चक्कर में कुछ कर नहीं पा रही हैं। पर देखिए, अब बाबूजी के घर में नहीं चलेगी। बड़ों का फैसला बच्चों के लिए हमेशा सही होता है, लेकिन कई बार उनके फैसले बच्चों के लिए एक सज़ा भी बनकर रह जाते हैं। नताशा के समझाने पर भी कोमल नहीं समझती और बगावत पर उतर आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कोमल साड़ी के बदले सूट पहन लेती है। अपनी बहू को सूट में देखकर मोहन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कोमल बहू, ये क्या पहन रखा है तुमने? क्या तुम भूल गई कि तुम शादीशुदा हो और इस घर की बहू हो? इस घर की बहू सिर्फ साड़ियों में रहती है, वो भी सर पर पल्लू रखकर, और तुम सलवार सूट में घूम रही हो। बाबूजी, आप बेमतलब में ही छोटी सी बात को इतना बड़ा कर रहे हैं। आखिर सूट और साड़ी में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से तो सूट ज़्यादा कंफर्टेबल और ढका हुआ कपड़ा है और मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है। कपड़े मैं अपने हिसाब से पहन सकती हूँ। इस घर में आपका फ़ैसला चलेगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं। भले ही ये घर आपका है, पर लाइफ मेरी है, तो मैं अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। कोमल भी आज अपने ससुर की नहीं सुनती और अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। मोहन बस उसे एकटक देखता ही रह जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि घर का कोई सदस्य उसके खिलाफ गया था। अब इसी तरह से दिन बीत जाते हैं और एक दिन
खाना भी कोमल अपने हिसाब का बनाती है। आज ये क्या बना है खाने में? हमने कितनी बार बोला है कि रात के खाने में दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। फिर किससे पूछकर ये पराठे खीर हलवा और इतना सब कुछ बन गया? बाबूजी पूछना क्या था, सबका मन था खीर हलवा पूरी पराठे खाने का, तो मैंने सबकी मनपसंद की चीज़ बना दी। अब खाने के लिए भी क्या फेस्टिवल का मुंह देखेंगी? वैसे भी इस घर में आए मुझे 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से मैं सिर्फ एक ही खाना खा रही हूँ। बहू, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपने घर परिवार और पति से हाथ धोने पड़ जाए। बाबूजी आप खुद को बदल लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे मेरे घर परिवार पति से अलग करते करते खुद सबसे अलग हो जाए, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रहे। और अभी तो बस शुरुआत हुई है। मुझे अपने लिए लड़ना भी आता है और सही समय पर खुद का स्टैंड लेना भी। कोमल भी अपने ससुर को ईंट का जवाब पत्थर से देकर चली जाती है। समय के साथ साथ धीरे धीरे कोमल अपने ससुर के खिलाफ हो जाती है और घर में मोहन की चलनी कम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नताशा भी कोमल के साथ मिलकर अपनी मन की बात अपने ससुर के सामने रखती है। बाबूजी, मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं नौकरी करूं और इस बार ना मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफ़र भी आया है, तो मुझे आपकी इजाज़त चाहिए ताकि मैं भी नौकरी करने के लिए जा सकूं। कोमल, बहू ने इस घर में सभी का दिमाग खराब करके रख दिया है। बड़ी बहू, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो ना इस घर की औरतें काम नहीं कर सकती, फिर भी तुम इस तरह से इजाज़त लेना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि हम इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ बाबूजी, मैं जानती हूँ आप कभी नहीं मानेंगे, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ चुकी है और मेरे घर वालों ने मुझे इसीलिए पढ़ाया था ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन इस घर में आकर मैंने सिर्फ आपकी सुनी, आपके हिसाब से जिया, पर अब और नहीं। कोमल बिल्कुल सही है और आप गलत। आपको अपने फैसले, नियम, कायदे, कानून बदलने होंगे। हम सब आपकी इज्जत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें डरा के रखें और अपने फैसले हम पर थोपे। बाबूजी माफ़ करना, हम खुद नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की कोई ठेस पहुँचे, पर ये आपका अहंकार है और आप अपने अहंकार के चलते सब पर जुल्म कर रहे हैं। इस घर में आपके इन फैसलों की वजह से कोई आपकी ना इज्जत करता है और ना ही आपसे प्यार। बस सब आपसे डरते हैं, इसीलिए आप इस घर से अपना डर ख़त्म कर दीजिए। अगर आप खुद को थोड़ा सा बदलेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका परिवार आपसे कितना प्यार करता है। कोमल और नताशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। मोहन को आज अपनी दोनों बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त विपिन के घर जाता है, जहाँ देखता है कि विपिन की बहुएं जींस टॉप में हैं और नौकरी कर रही हैं और विपिन को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। विपिन यार, तुमने अपने घर में कोई नियम कायदे कानून नहीं बनाया? तेरे घर में तो कोई अनुशासन ही नहीं है। देख बहू ने किस तरह के गंदे कपड़े पहने हुए हैं और ऐसे कपड़े पहनकर वो बाहर से आ रही है। बहू का ऐसे वातावरण में रहना शोभा नहीं देता। यार मोहन, तू किस तरह की बातें कर रहा है? तू एक पढ़ा लिखा आदमी है। समय के साथ हर इंसान को बदलना होता है। मेरी बहू मेरे लिए बेटियां हैं। अगर मेरी बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी उसे इसी तरह की छूट देता। विपिन, घर में अनुशासन का होना ज़रूरी है। यह घर तेरा है, तेरे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या यार मोहन, इतने सालों बाद भी एक तो तू पहली बार मेरे घर में आया, बेटे बहू के आने के बाद तेरा आना ही बंद हो गया। पर देख तू कैसी बात कर रहा है। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि दूसरों के ऊपर अपने फैसले नहीं थोपने चाहिए। हमारा परिवार जिस चीज़ में खुश है उन्हें वो खुशी दे देनी चाहिए, तभी घर में खुशियाँ और परिवार एक साथ रहता है। अगर हम अपने फैसले उन पर थोपने लगे तो वो हमसे आज़ाद होने लगेंगे, और आज़ादी का मतलब होगा अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करना। अपने दोस्त के घर का एनवायरनमेंट और उसकी बातें सुनकर मोहन अब उन सारी बातों के बारे में सोचता है, जिसके बाद उसे कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो अपने घर परिवार वालों के ऊपर कितनी ज़्यादती कर रहा है। जिसके बाद वो अपने कायदे कानून बदल लेता है और अपने घर के लोगों को उनके हिसाब से जीने की आज़ादी दे देता है। कोमल, बहुत सही कहा तुमने मुझे। इस घर के सभी लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं उन्हें डरा कर रखता था। सच में दुनिया बदल गई है, पर मैंने फैसला कर लिया है। अब इस घर के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने और रहने का अधिकार है। सब अपने हिसाब से रह सकते हैं। और नताशा बहू, तुम काम कर सकती हो। इतना अच्छा ऑफ़र हर बार नहीं मिलता। बाबूजी, आप सच में बहुत अच्छे हैं।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने भाभी को नौकरी करने की इजाज़त दे दी। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। और कोमल, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही बाबूजी को बदला है। थोड़ी से बदलाव की वजह से मोहन के घर में चारों तरफ खुशी आ जाती है और ये सब कुछ सिर्फ कोमल की वजह से होता है।